तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशंस इफ डेंसिटी एंड मोलर मास एंड नेम ऑफ यूनिट सेल इज गिवन. तो विच फॉर्मूला would you use? Formula is D density is equal to Zm upon Avogadro number यानी into A cube. ठीक है ना? आपको पता है यहाँ पर Z रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक मीन्स नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल, M मोलर मास, D डेंसिटी, Na एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू आपको पता है ना 6.022 into 10 power 23 एंड A एज लेंथ. एज लेंथ आपको पिछले वीडियो में हमने सिखाया है, ये यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल कैसी लेनी होती है हमको, हमारे जो सिलेबस में है वो सारी की सारी यूनिट सेल ऐसी हैं जिनकी शेप कैसी है, क्यूब है. तो ऑल एजेस आर इक्वल. तो जैसे अगर हम यहां पर लेंगे तो ये ए है, दिस इज ए एंड दिस वन इज आल्सो ए. ये जो आपकी डायमेंशन है इन्हीं को एज लेंथ कहते हैं. ठीक है, अब हम यहां पर जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 20 में एग्जाम्पल 1.3 को हम देख रहे हैं. ठीक है ना, एग्जाम्पल 1.3 को समझेंगे और इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए जरा हम एग्जाम्पल को एक बार रीड कर लेते हैं. आप भी बुक में जरूर रीड करिएगा. तो कह रहा है एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूब. एक एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट में किस तरह से रहता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के फॉर्म में रहता है. मींस ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये कॉर्नर्स हैं, दीज आर 8 कॉर्नर्स और एक बॉडी में इसके जो है स्फीयर है. ठीक है, ये बॉडी सेंटर स्फीयर है और ये कॉर्नर्स वाले हैं. ठीक, बीसीसी जो दिया हुआ है, बीसीसी यूनिट सेल की जानकारी होने से आपको जेड की वैल्यू पता चलेगी. जब यूनिट सेल गिवन होगा तो उससे आपको किसकी जानकारी होगी, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या रैंक ऑफ यूनिट सेल, वो जेड है. अब बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2. ठीक है ना, आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, आपको पता है हर एक कॉर्नर में 1/8 पार्ट होता है. 8 कॉर्नर्स हैं तो 1/8 into 8, 1 एटम एट कॉर्नर्स हो गया. बॉडी सेंटर में एट बॉडी सेंटर यहां पर भी 1 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 हो गए. तो ये इस तरीके से जेड की वैल्यू आती है. ठीक है ना, अगर यही आपका एफसीसी या सीसीपी गिवन होगा तो उसके लिए जो है जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी. ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर आगे क्या कह रहे हैं. तो एज लेंथ 288 पिकोमीटर. एज लेंथ मींस ए की वैल्यू गिवन है 288 पिकोमीटर. ठीक है, अब क्या आगे नोट कर लेते हैं. इसमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. तो जो वॉल्यूम की यूनिट है डेंसिटी में वो सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, जबकि एज लेंथ हमारी पिकोमीटर में गिवन है. तो ये जो पिकोमीटर और ये सेंटीमीटर बोथ मस्ट बी सेम. तो आप या तो इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट करें या फिर एज लेंथ के पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें. तो सेंटीमीटर को पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, वो ज्यादा अच्छा है. तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to power -12 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to power 2 सेंटीमीटर. तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to power -12 into 10 to power 2 इज इक्वल टू 10 to power -10 सेंटीमीटर. तो जो एज लेंथ है उसको जब हम
कन्वर्ट करेंगे 288 पिकोमीटर को, दिस बिकम इक्वल टू 288 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। अब ये डेंसिटी की यूनिट में जो डायमेंशन की यूनिट है वो और एज लेंथ की यूनिट दोनों सेम हो गई। अब कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा हमको Z पता हो गया, A पता हो गया, D पता हो गया। हमें आगे क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो मोलर मास ना दे करके मास दे रखा है, मास इज इक्वल टू 208 ग्राम। ठीक है ना, हम मोलर मास नहीं है लेकिन मास गिवन है तो हम मोलर मास की जगह इसी को यूज करेंगे, क्योंकि हमसे उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर मोलर मास गिवन होता तो 100% नंबर ऑफ एटम्स जो Na है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता, 6.022 into 10⁻23 होता। लेकिन उसने चूंकि हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो वो इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नहीं है या हो भी सकता है इक्वल। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर ये Na कैलकुलेट करना है, लेकिन Na नहीं लिखेंगे। Na मींस एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 into 10⁻23। हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो Na ना लिख करके हम इसे क्या लिख देंगे, N, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। डेंसिटी कितनी है, 7.2 इज इक्वल टू Z की वैल्यू हो गई 2 और M मास कितना हो गया 208 अपॉन N हमें निकालना है, और एज लेंथ कितनी दी हुई है, वो है आपकी 288 इंटू 10 टू पावर कितना है -10, 10 टू पावर -10 का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको केवल कैलकुलेशन करना रह गया है, आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो n इज इक्वल टू, n को यहां लाएंगे तो 7.2 इसकी जगह पर आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 416 अपॉन 7.2 इंटू 10 टू पावर 7.2 इंटू 288। ठीक है, 288 चूंकि क्यूब है तो 288 को क्या करेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे, 288 इंटू 288। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ इंटू में 10 टू पावर -10 का क्यूब है, 10 टू पावर -10 का क्यूब कितना होता है 10 टू पावर -30। 10 टू पावर -30 कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर को अगर हम नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो 10 टू पावर -30 से 10 टू पावर 30 हो जाएगा। अब आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, वो होगी 146 इंटू 10 टू पावर 24। इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे उस पूरे 208 ग्राम एलिमेंट का जो पीस होगा, उसमें उस एलिमेंट के एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 2 इंटू 2.146 इंटू 10 टू पावर 24। अब सोचिए अगर वो आपसे ये कह देता कि हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट, तो आपको पता है एक यूनिट सेल में कितने एटम है 2, आप इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.073 इंटू 10 टू पावर 24। ठीक है ना, इतनी यूनिट सेल बन जाएंगी। वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन में तो नहीं पूछ रहा है लेकिन मैं आपको यहां पर साथ में ऐड कर देता हूं, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बना लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन number of atoms present in piece of
सब्सटेंस अपॉन जेड, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर क्या आया है 2.146 इंटू 10⁻24 और रैंक कितनी थी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे 1.073, तो क्या आ जाएगा 1.073 इंटू 10⁻24 कितनी यूनिट सेल्स होंगी, समझ गए। यूनिट सेल निकालना आपके लिए इजी हो गया। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को आपको हमेशा मुट्ठी में रखना है, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है ना। और ये फार्मूला लर्न है और आपने थोड़ा सा इन प्रक्रियाओं पर ध्यान रखा कि यूनिट सेल जो यूनिट्स दी हुई हैं उन पर विशेष फोकस रखना है, यूनिट्स नहीं बदलनी चाहिए। आपको थोड़ी सी कहां प्रॉब्लम समझ में आएगी, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर बड़े बड़े कैलकुलेशन है, बड़े बड़े मल्टीप्लाई है, तो आपको ध्यान रखना है। आप चूंकि 12th के स्टूडेंट है इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, समझ में आया ना। बिना घबराए हुए कैलकुलेशन करते जाइए, थोड़ा सा समय ही तो लगेगा, इससे ज्यादा और कुछ होगा। थोड़ा सा समय दीजिए और बिल्कुल काम डाउन होके पूरे पेशेंस के साथ में कैलकुलेशन करिए। 100% गारंटी है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। समझ में आया, ठीक है।